Good morning, uh, dear learners of इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। आज हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत BECC 131 का अध्ययन कि कंज्यूमर जो बिहेवियर उपभोक्ता व्यवहार है उसके सिद्धांत क्या हैं और उपयोगिता क्या है। उपयोगिता के साथ साथ जो है वांट, यूटिलिटी और उपभोग, संतुष्टि में क्या संबंध है और हम उपयोगिता को किस प्रकार से उसका मापन करते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उपयोगिता ह्रास नियम के विषय में भी हम लोग चर्चा और परिचर्चा करेंगे। इसकी क्या सीमाएं हैं और यह जो नियम है, यह कहाँ-कहाँ पे जो है कई बार लागू नहीं होता। साथ ही प्रोडक्शन जो उत्पादन है और लागत है, उसकी भी चर्चा और परिचर्चा करेंगे, जिसमें कुल, औसत और सीमांत जो है उत्पादन की बात भी हम करेंगे। तो जैसा कि आप सभी ने पिछले जो है ऑनलाइन सत्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र के 2 भागों का विस्तृत अध्ययन किया, जिसमें पहला इंट्रोडक्टरी था जिसमें कि हमने संपूर्ण व्यष्टि अर्थशास्त्र के परिचय के विषय में आपको बताया। उसके बाद जो है माँग का नियम और पूर्ति से संबंधित विभिन्न पक्षों पे चर्चा और परिचर्चा हुई। और आज जो है उपयोगिता और उसके बाद उत्पादन और उसके बाद लागत। 3 बहुत ही महत्वपूर्ण जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के पहलुओं पे चर्चा और परिचर्चा आज हम करेंगे। क्योंकि यह जो उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत है, अ, इसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। संपूर्ण व्यष्टि अर्थशास्त्र की अगर हम चर्चा करें, तो उसकी जो धुरी है, वह उपभोक्ता व्यवहार पर ही जो है निर्भर करती है। जैसा कि आपने भी माँग और उसके नियम, पूर्ति के नियम और विभिन्न प्रकार के लोचों के संदर्भ में भी अध्ययन किया था। तो उपभोक्ता का जो व्यवहार है, जिसको हम कह सकते हैं कि कंज़्यूमर का जो है बिहेवियर क्या है, उसपे हमारी माँग जो है निर्भर करती है कि उसका जो है किस प्रकार का बिहेवियर है। क्योंकि संपूर्ण जो बाज़ार है, वो उपभोक्ता की जो है जो डिमांड होती है, उसको पूर्ण करने के ही जो है चारों तरफ घूमती रहती है। अगर हम देखें तो एक उपयोगिता की अवधारणा कई बार ये प्रश्न आता है कि उपयोगिता बेसिकली है क्या? उपयोगिता उपभोक्ता के माँग का आधार है। बहुत सही बात है कि जो उपयोगिता होती है, यह उपभोक्ता की माँग का आधार है। अगर वस्तु उपयोगी होगी, तो उपभोक्ता डिमांड करेगा और अगर वस्तु उपयोगी नहीं है, तो उपभोक्ता उसकी डिमांड नहीं करेगा। तो अगर डिमांड नहीं होगा, तो उत्पादन नहीं होगा और अगर उत्पादन नहीं होगा, तो उसपे लागत के विभिन्न पक्षों का कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो एक अर्थशास्त्री है, विशेष रूप से व्यष्टि अर्थशास्त्री है, ये इनको यह स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए कि हम किस प्रकार की वस्तुओं, किस प्रकार की सेवाओं का हम निर्माण कर रहे हैं और वह किस प्रकार से जो है उपभोक्ताओं की उपयोगिता को संतुष्ट कर पा रही है। उपभोक्ता वस्तु की माँग करते हैं, क्योंकि वह अ, उस उपयोगिता को पाने की इच्छा रखते हैं, आशा करते हैं, जो वह चाहते हैं। मान लीजिए कि अगर आप इस प्रकार से हम देखें कि आज सभी लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन है और बहुत ही हाई टेक मोबाइल फ़ोन है। इसका मतलब कि यह मोबाइल उनके लिए उपयोगी है। अलग-अलग
आयु वर्ग के लिए मोबाइल की उपयोगिता अलग-अलग है। विद्यार्थी कई बार इसको अपने अध्ययन में यूज़ करते हैं और कॉर्पोरेट जो औद्योगिक क्षेत्र में लोग कार्य कर रहे हैं, वो अपने उद्योग जगत के लिए जो है इसका उपयोग करते हैं। शिक्षण में जो लोग हैं चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे शिक्षक हों, वह उसको जो है शिक्षण के प्रचार-प्रसार में यूज़ कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु की उपयोगिता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्थान होता है। अगर उपयोगी है तो वह बाजार में के लायक है। अगर उपयोगी नहीं है तो वह बाजार में उसका सर्वाइवल जो होता है वह बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है। प्रश्न है कि उपयोगिता है क्या? यह उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक घटना है। यह हमारे मन और हमारे दिमाग से किसी चीज़ की उपयोगिता कई बार तय होती है। उपभोक्ता द्वारा वस्तुओं के उपभोग अथवा स अधिकार या सेवा का लाभ उठाने से संतुष्टि, आनंद या सुख किए गए अनुभव की एक भावना है। हम उसको जो है फ़ील करते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आप कहीं बार-बार आप लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं कि गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ। गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ मतलब कि जो सेवाओं का आप सेवाओं को ले रहे हैं, उसमें एक एक्सीलेंसी हो, उसमें एक स्टैंडर्ड हो, उसमें कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ़ वह क्वांटिटी हो और क्वालिटी ना हो। कई बार आप कहते भी हैं हम कम खाएँगे, लेकिन अच्छा खाएँगे। इसका मतलब कि जो भी हम खाएँगे वो ज़्यादा हमारे शरीर के लिए जो है जो ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक हो, हम उसको लेना चाहेंगे। उपयोगिता भी अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि आप पेन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो पेन का प्रोडक्शन जो है उपयोगिता किस सेक्टर में होगा? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में होगा, विद्यार्थियों के लिए होगा, जो लोग उसका उपयोग करते हैं। लेकिन अगर आप जो है उसको ऐसे लोगों के बीच ले जाते हैं, जो उसका उपयोग ही नहीं करते, जहाँ पे साक्षरता है ही नहीं, तो वहाँ पे उपयोगिता उसकी कम हो सकती है। तो हम इसको कह सकते हैं कि उपयोगिता जो है, यह निरपेक्ष हो सकती है। उपयोगिता निरपेक्ष हो सकती है। इसकी आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो है शक्ति सम्मिलित या निहित होती है। अगर यह आवश्यकता को संतुष्ट कर लेती है, तो उसके लिए उपयोगी है और नहीं कर पाती है, तो उसके लिए उपयोगी नहीं है। उपयोगिता व्यक्तिपरक और आत्मनिष्ठ माना जाता है। अगर उपभोक्ता विश्लेषण की बात करें, तो उपयोगिता आत्मनिष्ठ और व्यक्तिपरक माना जाता है। मतलब यह व्यक्ति जो है उपयोगिता को लेकर के अलग-अलग जो है एक मनोवृत्ति रखते हैं। हम कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को जैसे एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा कि यदि किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगी हुई है, लेकिन उसके समक्ष जो है उसका पसंदीदा भोजन प्रस्तुत किया जाता है, तो निश्चित अगर भूख नहीं लगी है, तो वह उसके लिए उपयोगी नहीं है और यदि किसी व्यक्ति को बहुत तेज़ भूख लगी है, लेकिन उसके समक्ष जो है उसका पसंदीदा भोजन भी नहीं है, बहुत सामान्य भोजन है, तो वह उसके लिए उपयोगी होगा। तो एक व्यष्टि अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, तो हमें हमेशा जो है 4 चीज़ों पे विशेष फ़ोकस करना चाहिए, अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए। उसमें एक है आवश्यकता, एक है उपयोगिता, एक है उपभोग और एक है संतुष्टि। प्रायः हम चारों जो है शब्दों को मिक्स कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब व्यष्टि अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में हमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए आवश्यकता क्या है, उपयोगिता क्या है, उपभोग क्या है और संतुष्टि क्या है। और इसमें जो है एक जिसको कह सकते हैं कि क्या कोरिलेशन है, क्या जो है संबंध है। तो सबसे पहले कि उपभोक्ता की आवश्यकता उसके व्यवहार को समझने का आधार है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आवश्यकता क्या है? हम कहेंगे कि आवश्यकता जो है उपभोक्ता के व्यवहार को अगर हम अच्छे से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि उसकी आवश्यकता क्या है।
और जब व्यक्ति किसी जो है आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए किसी वस्तु अथवा सेवाओं का उपभोग करता है, तो उसको संतुष्टि प्राप्त होती है और संतुष्टि जो है वह उसकी उपयोगिता को बढ़ा देता है। उपयोगिता के विषय में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। एक, किसी भी वस्तु अथवा सेवाओं की जो एक उपयोगिता होती है, इसका मतलब होता है कि हमें एक संतुष्टि आवश्यकता की संतुष्टि की शक्ति इसमें है। किसी व्यक्ति की आवश्यकता की संतुष्टि की शक्ति अगर है, तो वह उपयोगी होगी। और उपयोगिता व्यक्ति-व्यक्ति के लिए भिन्न होती है। ऐसा नहीं है कि एक के लिए अगर ज़्यादा उपयोगी है, तो दूसरे के लिए भी उतना ही उपयोगी होगा, ऐसा नहीं होता। इसीलिए जो है विभेदात्मक जो है प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ को भी हम यूज़ करते हैं। ये उपभोक्ता के अलग-अलग उपभोग के स्तर तथा मनोभावों के अनुसार भी समय-समय पर भिन्न होता है। तो ये हमें 3 चीज़ जान लेनी चाहिए कि अगर उपयोगिता है, तो इसमें 3 महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसके अंदर किसी किसी की जो है आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति होनी चाहिए और उपयोगिता व्यक्ति-व्यक्ति जो है यह भिन्न हो सकती है और यह उपभोक्ता के तमाम जो है मनोभावों के अनुसार भी यह समय स और काल परिस्थितियों के अनुसार भिन्न हो सकता है। जैसे एक आप उदाहरण लीजिए छाते का, तो छाता उपयोगी है, लेकिन वर्षा काल में उपयोगी है। उसको हम ठंडी और गर्मी में बहुत ज़्यादा उसको जो है उसकी उपयोगिता सार्थक नहीं होगी। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ पे 12 मंथ जो है वर्षा होती है, वहाँ पे अम्ब्रेला छाता यह जो है 12 महीने उपयोगी होगा। तो यह समय, काल, परिस्थितियों के अनुसार भी जो है उसकी अवधारणा बदल जाती है। तो एक व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो है विद्यार्थी होने के कारण आप लोगों को हमेशा जानना होगा कि उपयोगिता क्या है? क्योंकि जब आप ये अच्छे से समझ जाएँगे कि यह चीज़ उपयोगी है कस्टमर के लिए और तभी उसका उत्पादन जो है उत्पादक करते हैं, प्रोड्यूसर्स करते हैं और जब प्रोड्यूसर्स करेंगे तो तमाम जो लागत के फैक्टर्स होते हैं, उसको हम फिर विश्लेषण करते हैं। उपयोगिता से संबंधित भी 3 अवधारणाएँ होती हैं। एक होता है प्रारंभिक उपयोगिता। प्रारंभिक उपयोगिता से क्या मतलब है? जब हम किसी वस्तु या सेवाओं का जो है उपयोग प्रारंभ में करते हैं, शुरू में करते हैं, तो उसको हम कहते हैं उससे जो उपयोगिता प्राप्त होती है, मतलब जब हम किसी वस्तु या सेवाओं का उपयोग जो है प्रारंभ का में करते हैं, तो उसको प्रारंभिक उपयोगिता कहा जाता है। उदाहरण के लिए प्रथम रोटी के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता को प्रारंभिक उपयोगिता कहते हैं। जैसे आपको बहुत तेज भूख लगी है और अगर आपने फर्स्ट जो है ब्रेड का टुकड़ा लिया, प्रथम रोटी का टुकड़ा लिया, तो आप देखते होंगे कि आपको सबसे ज़्यादा उससे भूख की जो संतुष्टि प्राप्त आपको होती है। तो हम कहेंगे यह प्रारंभिक उपयोगिता है। लेकिन दूसरा जो एक इसकी अवधारणा है, वह है कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता माने जब आप पूरे इकाइयों का जो है उपभोग कर लेते हैं, तो उससे जो उपयोगिता प्राप्त होती है। एक व्यक्ति द्वारा उपभोग की गई एक वस्तु की सभी इकाइयों की कुल संख्या से व्युत्पन्न उपयोगिता को कुल उपयोगिता कहा जाता है। इसको हम समीकरण के रूप में कह सकते हैं TUN इक्वल टू U1 प्लस U2 इक्वल टू U3। इस प्रकार से जितनी इकाइयाँ हैं उसको हम इसमें ऐड ऑन कर देंगे। तो यह क्या होगा? यह कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी हो जाएगी। और सीमांत उपयोगिता क्या है? यह यह अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि है।
यह अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि है। जैसे मान लीजिए पहले आपने 1 रोटी खाया, फिर आपने 2 रोटी खाया। तो जो एक अतिरिक्त रोटी खाया, तो इसकी जो एक उपयोगिता प्राप्त हुई है, इसको हम कहेंगे यह सीमांत उपयोगिता है। यह क्योंकि एक आपने एक्स्ट्रा जो है अतिरिक्त रोटी का उपयोग किया है। तो यह उपयोगिता को जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया कि उपयोगिता के सिद्धांतों को हम अच्छे से समझें, क्योंकि अगर उपयोगी चीज का आप उत्पादन नहीं करेंगे बाजार में, तो आपका जो है उत्पादन की जो इकाई है, जो प्रोडक्शन यूनिट है, वह सर्वाइवल नहीं कर पाएगी। तो इसका हमें विश्लेषण करने की प्रायः आवश्यकता होती है। इसको हम MUN इक्वल टू TUN माइनस TUN जो है के साथ भी जो है इंगित कर सकते हैं। जहाँ जहाँ MUN NV इकाई की सीमांत उपयोगिता को इंगित करता है और TUN N इकाई की कुल उपयोगिता को इंगित करता है और TUN माइनस 1 जो है इक्वल टू N माइनस 1 इकाइयों की कुल उपयोगिता को जो है इंगित करता है। हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता उपयोगिता के मध्य क्या संबंध है। कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता, जिसको हम कह सकते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के मध्य संबंध हमको जानना होगा। जैसे एक वस्तु की इकाई है, क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये कोई भी वस्तु या सेवा हो सकती है। अगर एक तरफ हम उसकी कुल उपयोगिता को लिखते हैं, जैसे जब हम 1 इकाई का उपयोग करते हैं, तो हमको उपयोगिता 6 मिलती है। 2 को इकाइयों का अगर हम उपभोग करते हैं, तो हमको 10 मिलती है और अगर हम 3 इकाइयों का उपभोग करते हैं, तो हमें कुल उपयोगिता 12 मिलती है और अगर हम 4 इकाइयों का उपभोग करते हैं, तो हमको 12 मिलती है और 5 इकाइयों का उपभोग करने पे 10 और अगर हम 6 इकाई का जो है 6वीं इकाई का भोग करते हैं तो 6। आप देख रहे हैं क्रमशः इकाइयाँ आपकी बढ़ती गईं। पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई, 5वीं इकाई और 6वीं इकाई। 6 इकाइयों का आपने क्रमशः उपभोग किया है और उपयोगिता का अगर आप ग्राफ देखें तो 6, 10, 12, 12, 10 और 6। तो अगर हम इसकी सीमांत उपयोगिता को जो है ध्यान से देखें, तो जब आप एक अतिरिक्त सीमांत उपयोगिता क्या है? जब एक अतिरिक्त इकाई का आप उपयोग करते हैं, तो उसको सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो जब एक ही इकाई का आपने उपयोग किया, तो जो है आपकी सीमांत उपयोगिता 6 होगी। और जब कुल उपयोगिता आपकी 10 थी और जब आपने दूसरी इकाई का जो है उपभोग किया तो आपकी कुल उपयोगिता 10 थी। लेकिन जब प्रथम का आपने उपभोग किया था तो आपकी उपयोगिता 6 थी। तो इस समय आपकी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी? 10 में से जब आप 6 घटा देंगे तो 4 जो है वह सीमांत उपयोगिता आपकी हो जाएगी। और जब आप तीसरी इकाई का जो है उपभोग करेंगे तो कुल उपयोगिता 12 है, तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी? 12 में से जब आप 10 घटाते हैं तो 2 और ठीक उसी प्रकार से चौथी इकाई में कुल उपयोगिता 12 है, तो सीमांत उपयोगिता 0 होगी और 5वीं इकाई का जब आप उपभोग करते हैं, तो कुल उपयोगिता 10 है। तो आप देख रहे हैं कि जब चौथी इकाई आप का उपभोग किए थे तो 12 था, तो अब आपकी उपयोगिता घट गई, तो -2 हो गया आपका सीमांत उपयोगिता। और जब आप 6वीं इकाई का उपभोग करते हैं, तो कुल उपयोगिता आपकी 6 है और सीमांत उपयोगिता जो है वह -4 हो जाती है। तो निश्चित कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता के मध्य अगर हम संबंध को देखें, तो इस प्रकार से है। पहले हम हमारा जो ग्राफ है वह बढ़ते हुए क्रम में होता है।
एक समय वह स्थिरांक होता है, फिर वह जो है घटने लगता है। जितने भी औद्योगिक जगत के व्यष्टि अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्री होते हैं, वह इन टेबल्स का, इन ग्राफ्स का अध्ययन करते हैं, जिससे कि वह सिर्फ़ और सिर्फ़ उपयोगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो वस्तुएँ या सेवाएँ मार्केट में विपणन के लिए जानी चाहिए उन्हीं का उत्पादन सुनिश्चित कर सकें। यह बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने बाज़ार के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं किया, तो फिर जो यूनिट है वह हानि में चली जाएगी। हमको उपयोगिता से संबंधित विभिन्न पहलुओं के विषय में बहुत ही अच्छे से ये जानने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही विभिन्न जो उपयोगिता से संबंधित एक और अवधारणा है, उसमें प्रायः होता है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। यह जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम जैसा आपने देखा एम, कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम उपयोगिता विश्लेषण का सबसे आधारभूत नियम है। यह उपयोगिता विश्लेषण अगर आपको करना है, तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम यह सबसे फंडामेंटल जो है यह नियम है। यह उपयोगिता तथा एक वस्तु की मात्रा के बीच संबंध की व्याख्या करता है। यह नियम बताता है कि एक वस्तु की पर्याप्त मात्रा के उपभोग करने के बाद प्रत्येक उत्तरोत्तर इकाई से प्राप्त उपयोगिता घटती जाती है। यदि सभी दूसरी वस्तुओं का उपभोग यथावत रहे अ, इसमें एक उदाहरण भी लिया गया है। यदि एक व्यक्ति भूखा है, वह पहली रोटी का उपभोग करता है, तो उसे उच्च उपयोगिता मिलेगी, क्योंकि इससे उच्च स्तर की संतुष्टि मिलेगी। जैसे ही वह अधिक और अधिक रोटियों का सेवन करता जाता है तो प्रत्येक उत्तरोत्तर इकाई से उत्पन्न उपयोगिता घटती जाएगी। समय के एक बिंदु के बाद जब व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, तो वह अधिक खाने के लिए तैयार नहीं होगा। यहाँ उपयोगिता शून्य होगी। रोटी का उपभोग आगे जारी रखा जा सकता है। तो व्यक्ति को नकारात्मक उपयोगिता या अनुपयोगिता जिसको तुष्टिहीनता प्राप्त होगी। यह एक तालिका के द्वारा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ह्रासमान सीमांत उपयोगिता। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता जैसे रोटी की संख्या क्रमशः जिस प्रकार अभी आपने पहला एक उदाहरण देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6 सीमांत उपयोगिता क्रमशः 10, 8 5 3, 0 -2 इसका मतलब जब आप पहली रोटी खाते हैं तो उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वह सबसे ज़्यादा है और जब दूसरी खाते हैं तो आप देखिए सीमांत उपयोगिता उसकी कम हो जाती है और 8 है और जब तीसरी खाते हैं तो 5 और चौथी 3 और 5वीं 0 और जो रोटी की 6वीं संख्या है उसमें सीमांत उपयोगिता आपकी माइनस में चली जाती है। तो इसी प्रकार से जब भी कोई भी वस्तु की प्रोडक्शन किया जाता है तो इसको बहुत ध्यान में रखना है कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की कितनी है। नियम के बहुत सारे अपवाद भी हैं, नियम की सीमाएँ भी हैं। जैसे ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम निम्नलिखित स्थितियों में लागू नहीं होता है। लघु प्रारंभिक इकाई लघु प्रारंभिक इकाई में यह ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लगभग लागू नहीं होता। जब वस्तु की प्रारंभिक इकाइयां बहुत छोटी होती हैं, तब यह नियम लागू नहीं होता। उदाहरण के लिए, एक चम्मच पीने का पानी तो निश्चित आप समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो अगर आप उसको 1 चम्मच पीने का पानी देंगे, तो सीमांत उपयोगिता हमेशा बढ़ती हुई ही जो है इंगित होगी। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त इकाइयों से व्युत्पन्न प्रारंभिक उपयोगिता बढ़ती जाएगी तथा कुछ समय के लिए कार्य नहीं करेगा। लेकिन
ऐसा कोई सिस्टम है कि हम उसको रेगुलर दे रहे हैं 1-1 चम्मच, तो एक समय आ सकता है कि वह फिर नियम जो है वह लागू हो जाएगा। साथ ही अगर हम ऐसी देखें दुर्लभ तथा उत्सुकता जागृत करने वाली वस्तुएँ जैसे दुर्लभ चित्र हो गए, सोना तथा हीरा, आभूषण, तो ऐसे समय भी नियम इन स्थितियों में लागू नहीं होगा क्योंकि इनकी अधिक और अधिक इकाइयों का संग्रह ही प्रायः संग्राहक उपभोक्ता अधिक संतुष्टि देने लगता है। तो वहाँ पे नहीं कह सकते हैं कि अगर दुर्लभ चीज़ों की हमें ज़्यादा प्राप्ति हो रही है, तो प्रारंभ में सीमांत उपयोगिता ज़्यादा होगी। जब दूसरी इकाई हमको प्राप्त हो रही है, तो जो सीमांत उपयोगिता है वह कम होगी, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे यह नियम के अपवाद और नियम की सीमाएँ हैं। साथ ही जो यह आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, इसकी कुछ आलोचनाएँ भी करते हैं। कि इसकी क्या आलोचनाएँ हैं। जैसे हम बार-बार उपयोगिता की बात कर रहे हैं, तो नियम की आलोचना जब की गई ब बहुत सारे हमारे व्यष्टि अर्थशास्त्रियों ने बताया कि उपयोगिता का माप संभव ही नहीं है। क्योंकि क्यों? आधुनिक अर्थशास्त्रियों द्वारा निम्न आधारों पर ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम की आलोचना की गई। उपयोगिता का माप संभव नहीं है। इस दृष्टिकोण की प्रमुख आलोचना यह है कि गणनावाचक संख्याओं में उपयोगिता का माप संभव नहीं है। अम, कि न्यूमेरिकली अगर हम किसी चीज को मेजर करें तो यह संभव नहीं है क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक है। तो मन के भाव, मन की घटना, मनोवैज्ञानिक घटना इसको मेजर लेकिन मैं यहाँ पे अपने लर्नर्स को बताना चाहूँगा अर्थशास्त्र में जब हम एक सिद्धांत को पढ़ते हैं, तो निश्चित उसके अपवाद को पढ़ते हैं और उसके आलोचनाओं को पढ़ते हैं। हमें बस आलोचनाओं को, अपवाद को ध्यान में रखना पड़ता है, लेकिन जो सिद्धांत हैं, उसपे हमारे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्री प्रायः तमाम आर्थिक निर्णय लिया करते हैं। तथा लिया करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उपयोगिता का माप संभव नहीं है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक घटना है तथा इस प्रकार मात्रात्मक पदों में इसका मापन संभव नहीं है। वास्तविक जीवन में हम केवल शब्दों में ही एक उत्पाद की उपयोगिता का वर्णन कर सकते हैं। ऐसी आलोचना इसकी की गई उपयोगिता का माप संभव नहीं है। लेकिन हमारे व्यावहारिक जो है अर्थशास्त्र में अगर हम बात करें व्यष्टि अर्थशास्त्र में तो ऐसा नहीं है। अगर आप उपयोगिता ही नहीं निकालेंगे तो आप उत्पादन क्या करेंगे और उसके विभिन्न लागतों का निर्धारण कैसे करेंगे? तो नहीं उपयोगिता का जो है मेज़रमेंट संभव है कि कौन-सी चीज़ें किसके लिए कितनी उपयोगी हैं। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती। ऐसा भी बताया गया कि जब किसी व्यक्ति के पास मुद्रा की एक ज़्यादा से ज़्यादा जो है मात्रा होती है, लेकिन जब वो पहले को खर्च करता है तो अम, उसमें जो सीमांत उपयोगिता होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे उसको देखा जाए तो नियम की आलोचना की गई। अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा धन संग्रह है या धन है, तो वह जब पहले या कुछ इकाइयों का खर्च करता है, तो उसको सीमांत उपयोगिता मिलती है। लेकिन जो उसके पास मुद्रा का भंडारण कम हो जाता है, तो कम होने पे जब वह पुनः खर्च करता है अपने मुद्रा को किसी वस्तु सेवाओं को क्रय करने के लिए, तो सीमांत उपयोगिता निरंतर बढ़ती रहती है। ऐसा नहीं है कि वह घट जाती है। तो गणनावाचक अर्थशास्त्री मानते हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता पूर्णतया स्थिर रहती है। यद्यपि जब एक व्यक्ति मुद्रा का प्रयोग करता है, तो मुद्रा का भंडार कम हो जाता है, जो शेष भंडार की उपयोगिता में वृद्धि होती है। उपयोगिता हमेशा स्वतंत्र नहीं होती। यह भी है कि ये भी एक पॉइंट नियम की आलोचना की गई
कि उपयोगिता हमेशा स्वतंत्र नहीं होती है। कभी-कभी अन्य वस्तुओं के द्वारा एक वस्तु की उपयोगिता प्रभावित होती है। कई बार उपभोक्ता संबंधित वस्तुओं के समूह के उपभोग को अधिक पसंद करता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं जैसे चाय के साथ बिस्कुट या नमकीन पसंद कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक चीज का जो उपयोग है वह दूसरी चीज को प्रभावित करता है। तो यह कोई जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट कई बार नहीं होते हैं। ये दूसरे वस्तुओं पे निर्भर करते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ बिकेंगी, चाहे वो टू व्हीलर होंगे, चाहे फोर व्हीलर होंगे, तो निश्चित डीज़ल है, पेट्रोल है या जो ईंधन के वैकल्पिक स्रोत हैं, उनका प्रोडक्शन और उनका सेल्स भी बढ़ेगा। अवास्तविक मान्यताएँ, इस पे भी एक बल दिया गया कि यह अवास्तविक मान्यता है। नियम अनेक अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। ये ग्राहक के वेशभूषा, स्वाद, आय, अधिमानों और जो उनके टेस्ट होते हैं, में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा माना गया है कि जो नियम है, ये उपयोगिता ह्रास नियम इसमें माना गया कि ग्राहक की वेशभूषा, स्वाद, आय जो पसंद होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अगर हम अपने व्यावहारिक जीवन में देखें तो ऐसा नहीं है। वेशभूषा, स्वाद, आय और यह जो है बहुत ही द्रुत गति से जिसको कह सकते हैं कि इनका परिवर्तन बहुत जल्दी-जल्दी हो रहा है। इसीलिए मार्केट में नई वस्तुएँ, नई सेवाएँ प्रायः आती रहती हैं। आप देख सकते हैं आज जो जो भी आप डिजिटल गैजेट्स अपने पास रखते हैं, वह 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में वह पुनः जो है उसको आप रिप्लेस करने के लिए मार्केट में जाते हैं। क्यों? क्योंकि नई जो है नई फीचर्स के साथ वह चीज़ें आ जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसके कुछ आलोचनाएँ हैं, लेकिन उसको हमेशा हमें अ, नज़रअंदाज करके अपने व्यष्टि अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्रों को आगे बढ़ना चाहिए। उपयोगिता विश्लेषण के माध्यम से उपभोक्ता का संतुलन की भी इसमें बात की गई। उपयोगिता विश्लेषण के माध्यम से उपभोक्ता का संतुलन निम्नलिखित मान्यताओं के जो है जैसे हम कह सकते हैं बहुत सारी मान्यताओं पे आधारित होती है। जैसे उपभोक्ता विवेकशील है, निश्चित विवेकशील है क्योंकि उसको पता है कि किस चीज़ को हमको क्रय करना है, किस चीज़ को हमें अभी नहीं क्रय करना है, किस चीज़ को हमको बाद में क्रय करना है, किस चीज़ का हमें संग्रह करना है। और यह नियम की मूलभूत मान्यता में से एक है। ऐसे कुछ जो है मान्यताओं को, एजम्पशन्स को रखा गया इसमें। कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है और यह हमेशा क्रय जो है वह विवेकशीलता के आधार पर ही करता है। यह नियम की मूलभूत मान्यता में से एक है। उपभोक्ता विवेकशील है अर्थात यह अपनी उपयोगिता को अधिकतम करने के क्रम में बेहतर विकल्प को मापता है, तुलना करता है और चुनाव करता है। निश्चित जैसे एक व्यष्टि अर्थशास्त्र निर्णयन हेतु इन तमाम जो अवधारणाएं हैं उनका अध्ययन करता है जिससे कि उपलब्ध विभिन्न जो है विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ का चयन कर सके। तो उसी प्रकार से जो भोक्ता होता है वह भी आज जो इतनी एक बहुत बड़ा मार्केट है उसमें वस्तुओं को कैसे क्रय करना है, कौन सी चीजें उपयोगी हैं, कौन सी चीजें दीर्घकाल में तक उसको जो है एक रूप से मदद करेंगी, इन सभी चीज़ों का वह अध्ययन करता है। और मार्केट आप समझ रहे हैं कि वर्तमान में जो उपभोक्ता के लिए मार्केट जो है वह स्थानीय से लेकर के वैश्विक स्तर का मार्केट उसके लिए अवेलेबल है। वैश्विक स्तर की मार्केट की बात करें तो निश्चित जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा और स्थानीय मार्केट वह जो है वहाँ पे जा कर के सब चीज़ों को पता कर लेता है। उपयोगिता का गणनावाचक माप, यह भी कहा गया कि अगर कोई उपयोगिता है तो उसको हम क्वांटिटेटिव जो है मात्रात्मक पदों में उसको मापा जा सकता है। यह भी इसकी मान्यता
रखे गए और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है। यह भी कहा गया कि मुद्रा जो है जैसे उसमें कहा गया कि सीमांत उपयोगिता की आलोचना की गई थी ऊपर, लेकिन इसमें बताया गया कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है। यह माना जाता है कि उपयोगिता को मुद्रा के पदों में मापा जाता है तथा मुद्रा की उपयोगिता अपरिवर्तित होती है। यह भी एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण मान्यता है। स्थिर आय तथा कीमतें, यह माना जाता है कि उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती हैं। यह मान्यता इसमें है और इसको ध्यान में रखते हुए ही व्यष्टि अर्थशास्त्री इस पे कार्य करते हैं। और स्वाद तथा अधिमान स्थिर है। यह माना जाता है कि उपभोक्ता का स्वाद तथा अधिमान भी स्थिर है। बहुत सारी जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, उसमें चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, चाहे मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, बहुत सारे इस प्रकार के एजम्पशन्स भी हमारे अर्थशास्त्रियों ने बनाए हैं, उनका भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है, जिससे कि व्यष्टि अर्थशास्त्री सही-सही चीज़ों को समझ सकें और उससे निर्णय ले सकें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है। साथ ही जो एक ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम की सहायता से मांग वक्र की व्युत्पत्ति, इसमें बहुत संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा कि मार्शल ने माना कि विभिन्न वस्तुओं के उपयोगिता फलन एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं मांग वक्रों की व्युत्पत्ति की मार्सिलियन तकनीकी योगात्मक उपयोगिता फलनों की परिकल्पना पर आधारित होती है। तो ये जितने भी उपयोगिता का जब आप अध्ययन कर लेते हैं, तो उपयोगिता के बाद का एक बहुत महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है हमारे व्यष्टि अर्थशास्त्र में, वह होता है आपका उपयोगिता हो गई, उसके बाद प्रोडक्शन होता है। तो आइए मैं आप लोगों को अब प्रोडक्शन पे भी संक्षिप्त जो है बताता हूँ कि किस प्रकार से यह कार्य करता है। जिसमें अम, जिसमें आपको पढ़ना क्या है, आज जो चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में कर रहे हैं, वह है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, टोटल, एवरेज, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, उत्पादन और लागत। उत्पादन और लागत, ये बहुत ही जो आज जो 3 कॉन्सेप्टों को हमने लिया, उपयोगिता क्या है, उसके बाद उत्पादन क्या है, उसके बाद लागत क्या है, इन तीनों चीज़ों में अब हम जो है संक्षिप्त जो है डिस्कशन करेंगे प्रोडक्शन और कॉस्ट पे, कि टोटल, एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट की भी इस पे बात करेंगे। बेसिकली जो टोटल, एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट और प्रोडक्शन, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। ये बेसिकली किस प्रकार से इसकी अवधारणा क्या है और यह कैसे जो है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं उत्पादन के साधनों में पूँजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अ, होती है। पूँजी है, श्रम है। 5 एम को प्रोडक्शन का जो है मूलभूत आधार माना जाता है। आप सभी जानते हैं कि वो 5 एम क्या हैं? 5 एम में आप पहला चीज़ ले सकते हैं मेन को, जो ह्यूमन रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन, और यम मनी है, जिसको कैपिटल के रूप में कह सकते हैं। यम मशीन है, जो बिना मशीन के रॉ मटेरियल को हम फर्निश्ड गुड्स में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते हैं। और एक जो है यम है, मेथड्स है। अ, और यम जो है एक मैनेजमेंट भी है। तो जो 5 यम्स हैं, इसके द्वारा हमारा पूरा प्रोडक्शन जो है वह अपना स्थान लेता है। 5 यम उत्पादन के साधन, इसको हम कह सकते हैं श्रम है, पूँजी है। तो श्रम और पूँजी के साथ-साथ
अगर टोटल कैपिटल जिसको कहते हैं पूँजी की बात करें, तो पूँजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इसमें इनपुट होता है और श्रम है। श्रम माने कितने ह्यूमन रिसोर्स लग रहे हैं, कितने मानव संसाधन लग रहे हैं किसी चीज़ों को प्रोड्यूस करने में और उससे टोटल कितनी इकाइयों का उत्पादन हो रहा है, औसत कितनी इकाइयों का उत्पादन हो रहा है और सीमांत उत्पादन कितना हो रहा है। इसका भी अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के वे विद्यार्थी जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र बीईसीसी 131 131 का ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छे से जानना है कि यह पहली चीज की जैसे हम कहें कि प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्ट क्या है, एवरेज प्रोडक्ट क्या है और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है। कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण आपको देता हूँ कि आप एक यूनिट है जिसमें आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। पूँजी आपकी कांस्टेंट है, पूँजी आपकी स्थिर है। आपने एक 5 लाख रुपए का निवेश किया है, तो यह आपका पूँजी कांस्टेंट हो गया और जो श्रम है, श्रम माने कितने मज़दूर आपने उस प्रोडक्शन यूनिट में समय-समय पे यूज़ किया है। अगर आप उसको बढ़ाएँगे उसको परिवर्तित करेंगे, जिसको कहते हैं कि आज 1 श्रमिक है, कल 2 हो गया तो वह निश्चित है हमारे जो टोटल प्रोडक्ट है, उसमें इम्पैक्ट डालेगा। मान लीजिए जैसे आपने पूँजी 5 लाख रुपए लगाया है और आपने श्रमिकों की संख्या जो है उसको क्रमशः जब प्रारंभ में सिर्फ पूँजी थी, कोई श्रमिक ही नहीं थे। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इस प्रकार करके आपने जो है श्रमिकों की संख्या को बढ़ा दिया। तो टोटल प्रोडक्ट अगर आप निकालें तो निश्चित जो पूँजी है प्रोडक्ट इस प्रकार से आया जैसे शून्य टोटल प्रोडक्ट जब लेबर लगा ही नहीं तो कोई उत्पादन होगा नहीं, शून्य है। फिर जब आपने 1 इकाई श्रम का यूज़ किया तो आपका टोटल प्रोडक्ट जो है 20 हो गया। फिर जब आपने 2 इकाई श्रम का यूज़ किया तो आपका टोटल प्रोडक्ट 60 हो गया। जब आपने 3 इकाई श्रम का यूज़ किया तो टोटल प्रोडक्ट आपका 120 हो गया और इस प्रकार से जब 4 तो 160 और 5 इकाई का उपयोग किया तो 190 और 6 इकाई का उपयोग किया तो 216, 7 का उपयोग किया तो 224 और 8 इकाई श्रम का उपयोग किया तो 224 पुनः वही रहा और जब आपने 9 इकाई का जो है उपयोग किया तो 216 और जब आपने 10 इकाई का उपयोग किया तो 200। यह जो है टोटल प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम बात करें कि एवरेज कितना हो रहा है, तो एवरेज उत्पादन अगर देखना हो तो कुल उत्पादन में से जो आपने श्रमिकों को जितना मात्रा लगाया है फिर उसको हम भाग दे देते हैं, तो हमें औसत उत्पाद जो है अ, आ जाएगा। तो औसत उत्पाद जो है शून्य में कुछ है ही नहीं। फिर जब आपने 1 श्रम को यूज़ किया है तो 20 है। जब 2 को किया है तो निश्चित जब 60 टोटल उत्पादन था तो 30 है। तो 20 30 40 40 और 38 36 32 28 24 और 20 यह हमारे औसत प्रोडक्ट की जो है संख्या आ जाती है। फिर जब मार्जिनल की बात करें तो मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे जब आप एक अतिरिक्त श्रमिक को बढ़ा देते हैं तो पहले का कितना प्रोडक्शन हो रहा था और एक अतिरिक्त श्रमिक को जब आप मैन पावर को बढ़ा देते हैं तो उससे कितना जो है प्रोडक्शन हो रहा है यह जो यह है हमारा मार्जिनल जिसको हम सीमांत प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसकी भी संख्या क्रमशः 20 40 60 40 30 26 और 8 शून्य -8
और 16 इस प्रकार से इंगित होती है। तो अभी प्रश्न आता है कि जो टोटल प्रोडक्ट है, एवरेज प्रोडक्ट है और हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है, इसका अध्ययन हमें क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर माइनस में कोई चीज़ जा रही है, तो वहाँ हमें इमीडिएटली प्रोडक्शन को बंद कर देना चाहिए। क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में कितने जो है इकाई का उत्पादन करना है, यह अर्थशास्त्री को निर्णय लेना होगा कि कितने जो है प्रोडक्शन यूनिट का हमको उत्पादन करना है। अगर सही-सही यूनिट का निर्धारण कर लिया जाता है, तो अर्थशास्त्र में विशेष रूप से व्यष्टि अर्थशास्त्र में अम, यह बहुत लाभकारी होता है संस्था के लिए। जो प्रोडक्शन यूनिट है उसके लिए। तो यह जो विश्लेषण है उत्पादन विश्लेषण इसको हम कह सकते हैं, यह बहुत ही फ्रूटफुल होता है जो है किसी भी प्रोडक्शन यूनिट के लिए। कि कितने अगर श्रम कांस्टेंट है तो कितने लेबर माने श्रम अगर मान लीजिए जो है वेरिएबल है, परिवर्तित हो रहे हैं, लेकिन पूंजी आपका जो है वह एक स्थिर है। तो कितना जो है हम टोटल प्रोडक्ट कर पा रहे हैं, एवरेज प्रोडक्ट क्या है और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, इसका हम जब अध्ययन करते हैं, उसके बाद ही फिर हम लागत में पहुँच पाते हैं। जैसा आप जानते हैं कि जो लागत होती है, यह किसी भी वस्तु, किसी भी सेवाओं के निर्माण में विविध संसाधनों को जब हम उसको इकट्ठा करते हैं, उसको पूरा प्रोक्योर करते हैं, तो हमारी क्या जो है एक्सपेंसेस आ रहे हैं, हमारे कितने उसमें जो है व्यय हो रहा है, इस पे बहुत ही ध्यान दिया जाता है, कॉस्ट है, वो लागत है। इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमेशा जो एक व्यष्टि अर्थशास्त्री है, इनको ध्यान में रखना चाहिए कि उत्पादन के विभिन्न जो संसाधन हैं, उसमें उन्हीं संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए, जो कम लागत पे और उच्च गुणवत्ता के हों। ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। एक है कम लागत और दूसरा है उच्च गुणवत्ता की जो है वह हों। तो इसके लिए आप निश्चित समझ सकते हैं कि जैसे किसी भी वस्तु या सेवाओं को निर्माण में करने के लिए बहुत प्रकार की जो है चीज़ें जिसको कहते हैं कि इनपुट्स अवेलेबल होते हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे मार्केट में, तो व्यष्टि अर्थशास्त्री को जानना चाहिए कि किसकी क्या लागत है और लागत भी किसकी कम है और उसका आउटपुट जो है वह किसका बहुत बढ़िया है। ऐसे चीज़ों को उसको जो है अपने उत्पादन में इन्वॉल्व करना चाहिए। क्योंकि लागत जो है जैसे अभी आपने पूरे व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक क्रम को देखा होगा कि सबसे पहले हम माँग को निर्धारित कर रहे थे। माँग जब निर्धारित हो गया, तो हमने उसको पूर्वानुमान लगाना शुरू किया कि कितना जो है हमारा यूनिट सेल आउट होने की जो है संभावनाएँ हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़े, तो उसकी उपयोगिता पे भी हम कंसंट्रेट किए और फिर उपयोगिता के बाद जो है उसके उत्पादन के बाद जो है उसकी लागत। तो लागत का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जैसे लागत में अगर हम बात करें, तो एक होती है स्थिर लागत और एक होती है परिवर्तनशील लागत। तो जब कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाता है, तो कुछ स्थिर लागत होती हैं। वह प्रारंभिक अवस्था एक निश्चित सीमा तक वह हमेशा फिक्स्ड ही होंगी, जिसको हम फिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं और कोई भी उत्पादन इकाई जो होती है, वह फिक्स्ड कॉस्ट को ध्यान में रखती है। जैसे मान लीजिए कि आप नया प्लांट लगाए हैं, तो नए प्लांट में निश्चित जब आप कोई प्लांट ओपन करते हैं, तो उस प्लांट में जैसे इलेक्ट्रिक का कनेक्शन लेते हैं, उनके वाटर का जो आप बिल देते हैं, उसके बाद जो कुछ फिक्स्ड चीज़ें हैं, जैसे कुछ आपने एम्प्लॉइज़ को शुरू में रखा है, जो कि बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उसको स्टार्ट करने की। तो इनका तो निश्चित जो है मंथ में आपको
वेतन देना ही है, बिल देना ही है, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं। लेकिन कई बार जो प्रोडक्शन होते हैं कि कितने यूनिट का हमें उत्पादन करना है, कितने हमारे श्रमिक इसमें जो है इन्वॉल्व होंगे, यह कई बार हमारे पास जो है मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग जो है यह तय होता है। ऐसा नहीं है कि हमने फिक्स कर दिया कि 1000 यूनिट ही प्रोडक्शन होगा। 1000 यूनिट जो प्रोडक्शन हो रहा है वह विपणन टीम बताती है कि हाँ, वह सेल आउट हो पा रहा है और अगर सेल आउट हो रहा है तो फिर ट्रेंड एनालिसिस आपने पहले चर्चा किया था कि जो मांग पूर्वानुमान है उसके अकॉर्डिंग क्या वह बढ़ रही है कि घट रही है, ऐसे भी हमें एनालिसिस करने पड़ते हैं। तो यह बहुत ध्यान में रखना है कि किस चीज़ को हम बना रहे हैं, उसका आने वाले भविष्य में जो है एक सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, विक्रय के पॉइंट ऑफ व्यू से संभावनाएँ क्या हैं? तो वह वेरिएबल हो गया, वह परिवर्तनशील हो गया कि कितनी इकाइयों का हमको जो है देना है, कितनी देना है। जैसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लीजिए, आप सभी जो लर्नर्स सुन रहे हैं मान लीजिए कि जैसे त्योहार के जो फेस्टिवल सीज़न्स होते हैं अम, उसमें आप देखते होंगे कि कोई भी स्वीट की दुकान है, तो वहाँ पे स्वीट की डिमांड बढ़ जाती है। तो जब स्वीट की डिमांड बढ़ जाएगी, तो जो स्वीट को बनाने के इंग्रीडिएंट्स हैं, जो सामग्री होती है, उसकी माँग बढ़ जाएगी और जब माँग बढ़ जाएगी, तो निश्चित जैसे मान लीजिए कि कोई एक स्वीट हाउस है, उसमें पहले 10 श्रमिक कार्य करते थे, लेकिन आप देखते होंगे कि त्योहार या फेस्टिवल के समय उनकी संख्याएँ बढ़ जाती हैं और बहुत सारे जो डिमांड होती हैं उसकी पूर्ति के लिए उनको एक्स्ट्रा वर्क करने की आवश्यकता पड़ती है। तो लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जो है वह स्थिर लागत कुछ थी वेरी और परिवर्तनशील लागत जो है वह समय-समय पे फ्लक्चुएट होती रहती है। तो एक व्यष्टि अर्थशास्त्री को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत क्या है? और ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा यह प्रयासरत रहना चाहिए कि जो कुल आय प्राप्त हो रही है, वस्तुएँ अथवा सेवाओं के विक्रय से उससे अगर फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट परिवर्तनशील लागत दोनों के योग को घटाया जाए तो प्लस में ही आना चाहिए। तब आप जो है एक अच्छे व्यष्टि अर्थशास्त्री के दृष्टिकोण से अच्छा कार्य कर रहे हैं। अन्यथा आपकी जो उत्पादन इकाई है वह हानि में चली जाएगी और हानि में जाने वाली इकाइयाँ बहुत लंबे समय तक बाजार में नहीं बनी रह सकती हैं। अगर बाजार में आपको बने रहना है, तो निश्चित आपको अपने वस्तुओं, अपनी सेवाओं को अपनी प्रतिस्पर्धा जो कर रहे हैं, जो प्रतिस्पर्धात्मक तमाम यूनिट्स हैं फर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको चलना होगा। अगर उन्होंने किसी वस्तु या सेवाओं का मूल्य ₹10 रखा है, तो निश्चित आपको ₹11 तो नहीं रखना होगा, ₹10 रखना होगा। देखना होगा कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस है क्या? अगर आपकी मोनोपोली है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मोनोपोली मतलब कि आपका एकाधिकार है अगर मार्केट पे, तो आप कोई भी प्राइस रख सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसमें बहुत ध्यान रखना है अगर मोनोपोली है किस नेचर की है। अगर वो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस है, तो उसको आप सरकार के बहुत सारे नियम कानून हैं, उसपे आप बहुत उसका प्राइस जो है आप हाइक नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर लग्ज़रियस है, तो आप निश्चित मोनोपोली के तहत आप लाभ ले सकते हैं और उसके मूल्य को आप अपने बाज़ार के अकॉर्डिंग जो है निर्धारित कर सकते हैं। तो मूल्य का बहुत बड़ा एक योगदान होता है हमारे लाभ में। अगर मूल्य क्या है? मूल्य जो हम तय करते हैं किस पे हम अपने वस्तु को बेचने जा रहे हैं। एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो देखना होगा कि फुटकर जो एक हमारा ग्राहक होता है उसके लिए जो मूल्य सब वस्तु एवं सेवाओं पे लिखा होता है
उसको हम कितने रुपए में देंगे, स्टॉकिस्ट को कितने में देंगे, तो लाभ हमें कितना बचेगा, कितना मार्जिन होगा, इन सभी चीज़ों को व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो एक विद्यार्थी है, जो एक अर्थशास्त्री है, उसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर अ, अगर हम ऐसे कहें कि इसको मान लीजिए कि लागत आपकी एक फिक्स्ड कॉस्ट है, जिसको स्थिर लागत कहते हैं। स्थिर लागत हमेशा स्थिर है। वेरिएबल लागत जो है वह मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग जो है अप एंड डाउन हो सकती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि कई बार बढ़ती है, कई बार वह घटती है। तो ऐसी दशा में हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि इसका भी हमको फ़ोरकास्टिंग बहुत अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए। तो डियर लर्नर्स, आज आप लोगों ने जो विविध जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अवधारणाओं का अ, अध्ययन किया और इसको आपने अच्छे से समझने का प्रयास किया। इसी संदर्भ में आपको बताऊँगा कि आप सभी ई ज्ञानकोश से जो बीईसीसी 131 की पाठ्य सामग्री है, उसको आप स्वतः भी अध्ययन कर सकते हैं और बहुत ही उपयोगी है आप लोगों के लिए। और जितना हो सके आप इसको अध्ययन करिए और एक अच्छे व्यष्टि शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में जो है उसको पढ़िए, क्योंकि आने वाले समय में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जिसको व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं और एक व्यापक अर्थशास्त्र है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का रोल मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही निर्मित होता है। मान लीजिए कि किसी सोसाइटी में, किसी देश में, किसी राष्ट्र में अगर माइक्रो लेवल की फर्म्स नहीं है, तो इंडस्ट्री का निर्माण नहीं होगा और अगर इंडस्ट्री नहीं है, तो देश की इकोनॉमी रन नहीं कर सकती। इकोनॉमी जो है वह मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हुआ, लेकिन फर्म जो इंडिविजुअल फर्म है, जिसको एकाकी जो है उत्पादन इकाइयाँ कहते हैं, यह माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बोथ आर द वेरी इम्पोर्टेंट, दोनों जो है एक बहुत महत्वपूर्ण जो है भाग है हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का। तो अर्थव्यवस्था को अगर आपको जानना है, चूँकि आप सभी व्यष्टि अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, आपने अच्छे से इसको पूरा जानने समझने का प्रयास किया विभिन्न लेक्चरों में, ऑनलाइन जो है क्लासेस में, तो हमें अपने इंटरेस्ट को डेवलप करना होगा कि किस प्रकार से फर्म जब कार्य करती है, एक उत्पादन की जो इकाई होती है, जब वह कार्य करेगी तो हमारा इंडस्ट्री अच्छा कार्य करेगा और जब इंडस्ट्री अच्छा कार्य करेगा तो हमारे राष्ट्र की जो इकोनॉमी है वह भी अच्छा कार्य करती है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ पाएँगे और हमेशा अपने को चाहे वह इंडिविजुअल फर्म हो, चाहे वह ग्रुप ऑफ फर्म हो जिसको हम इंडस्ट्री कहते हैं और न सबको अच्छे से जानने समझने का प्रयास करना चाहिए। और एक व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए बहुत ही आवश्यक है कि वह राष्ट्र और स्थानीय अर्थ अर्थव्यवस्थाओं का बहुत ही जो है गहन और बहुत क्लोज जिसको कहते हैं कि अवलोकन करें। तो बहुत अच्छा रहा आज आप लोगों ने जिन विषयों पे डिस्कशन किया उसमें थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर उपभोक्ता का जो है एक अ, उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांतों पे हम लोगों ने चर्चा किया। उपयोगिता और उपयोगिता के साथ-साथ जो है वांट है, यूटिलिटी है, संतुष्टि है, उपयोगिता है, इसके बीच संबंध क्या हैं और साथ ही आपने जो है उसके जो विभिन्न और भी एस्पेक्ट थे उस पे भी अध्ययन किया। साथ ही उत्पादन और लागत से भी संबंधित विविध पहलुओं को आपने जानने का आज जो है प्रयास किया है।
क्योंकि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, यह पूरे एक इंडिविजुअल इकाई के संपूर्ण अर्थ चक्र को जो है बताने का एक माध्यम है। अगर आपको एक इंडिविजुअल इकाई को अच्छे से जानना है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के विभिन्न जो है एस्पेक्ट को हमको पढ़ना होगा। आज आप लोगों ने जॉइन किया, इसके लिए बहुत-बहुत